अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्लास वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से प्रीवियसली हमने एंड करी थी। हम पढ़े थे फिफ्थ चैप्टर, और फिफ्थ चैप्टर पे जो है 5 जेनरिक जो है हमारे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज़ हैं, हम उनको देख रहे थे कि कौन कौन सी वो स्ट्रेटजीज़ होती हैं। और हमारा जो डिस्कशन था वो चल रहा था लो कॉस्ट के हवाले से, कि लो कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बेहतर रहती हैं और उनमें हम क्या क्या ऐसी स्ट्रेटजीज चल सकते हैं जिससे हम लो कॉस्ट को अचीव कर सकते हैं। अब देखते हैं व्हेन डज लो कॉस्ट स्ट्रेटजी वर्क्स बेस्ट। लो कॉस्ट स्ट्रेटजी कब सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम कर रही होती है, बेहतर तरीके से काम करती है, देखते हैं। एक तो जब प्राइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा विगरस होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी जब मार्केट में प्राइस के हवाले से बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है, तो लो कॉस्ट स्ट्रेटजी बड़ी बेहतर तरीके से करती है और बड़ी क्विक प्रॉम्प्ट काम करती है, क्योंकि पहले से ही लोग जो है वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज और रेडीली अवेलेबल फ्रॉम मैनी सप्लायर्स। अच्छा, फिर उसके बाद जो है लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी जब भी काम कर रही होती है बड़ी अच्छी तरीके से, जब आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज हो और बहुत इजीली अवेलेबल हो, और उसके सप्लायर जो हैं वो ज़्यादा हों। यानी आप कह लें कि आपकी जो रॉ मटेरियल है उसके सप्लायर भी बहुत ज़्यादा हों और बड़े इजीली अवेलेबल हों, और उसके साथ साथ जो है ना आप भी मार्केट में बड़ी इजीली जो है ना वो चीज़ें अवेलेबल करा सकें। फिर देयर आर फ्यू वेज टू अचीव डिफ्रेंसिएशन दैट हैव वैल्यू टू बायर्स। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनके ज़रिए से आप डिफ्रेंसिएशन जो है वो अचीव कर सकते हैं या लोगों को रियलाइज़ करा सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ मुख्तलिफ है, जो कि आपके यानी जो आपका कंपटीशन नहीं दे रहा और आप दे रहे हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम जो है ना वो डिफ्रेंशिएशन जो है वो अचीव कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन के अंदर जैसे कि सैमसंग जो है मार्केट के अंदर सैमसंग फोल्डिंग फ़ोन दे रहा है, दूसरे फ़ोन जो है वो फोल्डिंग फ़ोन नहीं दे रहे हैं। तो दैट कुड बी लाइक प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, या कोई ऐसी प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी सर्विसेज जो हो जो आप दे रहे हों और आपके जो कंपटीशन है या जो मार्केट में उनकी प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेलेबल हैं वो ना दे रहे हों। जैसे कुछ अरसे पहले तक 4G की सर्विसेज सिर्फ जोंग के पास थी, अब 4G की सर्विसेज जो हैं वो तकरीबन तमाम जितनी जो आप कह लें कि सेलुलर कंपनीज हैं वो सब की सब दे रही हैं। फिर मोस्ट बायर्स यूज प्रोडक्ट इन सेम वेज। अच्छा, ये उस वक्त भी काम आ रही होती है लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, जब ज़्यादातर जो ख़रीदार हैं वो एक ही तरह से जो है ना वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हो, या जो कंजम्पशन पैटर्न हो वो बहुत ज़्यादा को मुख्तलिफ ना हो। जैसे डायपर्स की अगर आप बात करें तो डायपर्स की कंजम्पशन या डायपर्स का इस्तेमाल तकरीबन सब एक ही इस्तेमाल है और एक ही तरह से करते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये लो कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लो कॉस्ट डायपर्स बनाते हैं तो आप की जो ब्रांड है वो क्लिक करेगा, वो फ़ौरन लोग उसके ऊपर आएंगे। फिर उसके साथ साथ जैसे फ़ोन की एग्जांपल मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको दी थी, मोबाइल फ़ोन और बेसिक फीचर्स जो हैं वो आपके वो होने चाहिए, जैसे कॉल क्वालिटी हो, मतलब रिसेप्शन अच्छा हो, वॉइस क्वालिटी अच्छी हो, बैटरी टाइमिंग अच्छी हो। जो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं वो अगर हों तो भी चीज़ अच्छी तरीके से, यानी लो कॉस्ट स्ट्रेटजी काम करती है। इसी तरह से जो मेन फीचर्स हैं वो सेम ही हैं, या इस्तेमाल करने का सादे फ़ोनों को तरीका तकरीबन सेम होता है, तो उसके अंदर लो कॉस्ट स्ट्रेटजी फिर काम कर जाती है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ सस्ती होती है लोग उस चीज़ की तरफ ऑटोमेटिकली स्विच कर जाते हैं। फिर बायर्स इनकर लो स्विचिंग कॉस्ट। फिर लोग जो है स्विच जो है ना बड़े फिर इस सेगमेंट के अंदर इजीली स्विच नहीं करते, क्योंकि फिर वो चीज़ें ले रहे होते हैं, लो कॉस्ट के ऊपर चल रही होती है। फिर अब जो एक तरह का ब्रांड वो यूज़ कर रहे होते हैं
वो दूसरे की तरफ जो है ना इजीली मतलब जाते नहीं हैं, और अगर जाते भी हैं तो जो कस्टमर के एक ब्रांड से दूसरी ब्रांड की तरफ स्विच होने का जो कॉस्ट है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें भारी नहीं पड़ी होती। क्यों? क्योंकि अगर आपकी ब्रांड से लोग अगर स्विच करके अगर जा रहे होते हैं तो आपकी लो कॉस्ट होने की वजह से काफ़ी सारे लोग आप ही की ब्रांड की तरफ जो है एज ए टेस्ट पर्पस के तौर पे या न्यू या ट्राई करने के तौर पे लोग आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज भी ले रहे होते हैं। Buyers are large and have significant bargaining power. इसके अंदर होता ये है कि जब बायर्स का आप एक कह लें कि बहुत ज़्यादा पैमाने पे जब आपके कस्टमर बेस होती है या ख़रीदार होते हैं, तो होता ये है कि इनके पास जो है ना बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि फिर कस्टमर क्या चाह रहा है फिर उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं या उस हिसाब से ट्रेंड चलते हैं। मगर अ, जब कस्टमर के हिसाब से ट्रेंड और ये चीज़ें चल रही होती हैं तो फिर होता क्या है, वहाँ पे भी फिर लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी अच्छी तरह से काम कर जाती है। बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है फ़ोन्स की सर्विसेज की। टैरिफ नॉर्मल जो आपका कॉलिंग का पैकेज है या मैसेज का पैकेज है, कस्टमर के पास जो है वो बार्गेनिंग पावर है, और कस्टमर जो है वो बड़े इजीली स्विच कर जाता है, लाइक जैसे जोंग से जैस पे, जैस से टेलीनॉर पे, इन सारी कंपनीज पे स्विच कर जाता है। इस वजह से कंपनीज जो है वो कोशिश करती हैं अपनी जो है ना जिनका सबसे मतलब बेहतरीन लो कॉस्ट पैकेज होता है, फिर वही अच्छी तरीके से ज़्यादा कस्टमर कैप्चर कर रही होती है। फिर इंडस्ट्री न्यूकमर्स यूज इंट्रोडक्टरी लो प्राइस टू अट्रैक्ट बायर्स एंड बिल्ड कस्टमर बेस। फिर होता ये है कि जो न्यू एंट्रेंट्स आते हैं वो भी अपने आप को इजीली सेटल कर सकते हैं किस तरह से प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम पैसों में देके, अच्छे फीचर्स देके या कम पैसों में देके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि जी इतनी सस्ती चीज़ है। और ऑब्वियस सी बात है, सस्ती होने की वजह से लोग कोशिश करते हैं या कहते हैं यार एटलीस्ट हम ट्राई तो करके देख लें। महंगी प्रोडक्ट की तरफ आप 10 दफ़ा सोचते हैं, बट सस्ती चीज़ की तरफ आप कहते हैं चलो ठीक है, चल गई, नहीं चली तो एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस भी लोग जो है ना जा रहे होते हैं मतलब सस्ती प्रोडक्ट्स की तरफ। अब आ जाते हैं पिटफॉल्स ऑफ लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। क्या क्या पिटफॉल्स होते हैं, क्या 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 नुकसानात हो सकते हैं लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी के। बीइंग ओवरली एग्रेसिव इन कटिंग प्राइस। होता ही है कि जब आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, कॉस्ट कटिंग की तरफ आप जा रहे होते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आप हर प्रोडक्शन के एलिमेंट में या सर्विस के जो 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 भी स्टेप्स हैं उसके अंदर आप कोशिश करते हैं कि हम जो है ना किसी भी तरीके से कॉस्ट कट हो जाए, बस पैसे कहीं कहीं ना कहीं से कम हो जाए। इसमें फिर लोगों की सैलरीज भी सफ़र करती हैं, वेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें। फिर लो कॉस्ट मेथड आर इजीली इमिटेटेड बाय राइवल्स। अच्छा, लो कॉस्ट के जो भी तरीके होते हैं वो बड़े इजीली जो है ना वो आपके राइवल्स जो हैं वो कॉपी भी कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात होता ये है कि राइवल जो है उसको जो है ना लो कॉस्ट को चीप जो है ना चीप प्रोडक्ट के साथ और इन्फीरियर प्रोडक्ट के साथ और इन्फीरियर क्वालिटी के साथ टैग करके भी जो है ना वो करने की कोशिश करते हैं, यानी डी वैल्यू करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक इशू फेस करना पड़ता है लो कॉस्ट के अंदर। फिर बिकमिंग टू फिक्सेटेड और अनरिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इग्नोरिंग। क्या क्या चीज़ें आप इग्नोर कर देते हैं, बायर इंटरेस्ट इन एडिशनल फीचर्स और डिक्लाइनिंग बायर सेंसिटिविटी टू प्राइस। और फिर चेंज इन हाउ द प्रोडक्ट यूज्ड। देखिए जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे प्रोडक्ट के इस्तेमाल के अंदर भी फ़र्क आता है, ठीक है, और चीज़ें भी चेंज होती हैं। लोग डिफरेंट फीचर्स या डिफरेंट चीज़ें मांग रहे होते हैं या चाह रहे होते हैं कि यार थोड़ा सा कुछ चेंज हो। इसकी बड़ी अच्छी और बेहतरीन एग्जांपल है कि आप लोग बचपन से खैर आप स्टूडेंट्स से तो हर एक ने ऐसा सच नहीं देखा होगा, बट
आपके पेरेंट्स ने या जो आपके बड़े हैं उन्होंने देखा होगा बचपन से कि पहले टूथपेस्ट की जगह पे मंजन इस्तेमाल होते थे दांत साफ करने के लिए, लुकमानी मंजन, और ये डिफरेंट मंजन यूज़ होते थे। और उसके अलावा जो है वो डेंटोनिक का पाउडर इस्तेमाल होता था। और पेस्ट बहुत बाद में लोग जो है इस्तेमाल करना, लोगों ने रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू किया। और पेस्ट अर्ली 90s के अंदर इट वाज काइंड लग्जरी आइटम। वो थोड़ा सा जो है ना, जो थोड़े से लोग वेल ऑफ होते थे या सोफिस्टिकेटेड थे, वो लोग टूथपेस्ट यूज़ करते थे। अब जैसे और बहुत सारे आप कह लें बहुत अच्छे और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के अंदर जो है डेंटोनिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और स्टिल अभी तक इस्तेमाल काफ़ी सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। अब हुआ ये कि चीज़ें ट्रेंड और ओवरऑल लोगों का कंजम्पशन पैटर्न और चीज़ें लोगों की मुख्तलिफ हुई, मगर आज तक जो मुझे याद पड़ता है कि जो लेट 80s के अंदर हम पैकेजिंग देखते थे डेंटोनिक के पाउडर की, आज भी वही पैकेजिंग है। उन्होंने पैकेजिंग तक चेंज करने की जहमत नहीं करी। प्रोडक्ट को इवॉल्व करना तो दूर की बात, वो कोशिश कर सकते थे टूथपेस्ट या किसी डिफरेंट तरीके से अपनी प्रोडक्ट को लेके आते, ऑल्दो अभी भी बिकता है। इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल प्रोडक्ट, लाइक इन पुरानी तारीख, अगर आप हिस्ट्री में अगर देखें बहुत कामयाब प्रोडक्ट रहा है। बट टाइम के साथ चेंजिंग नहीं लेके आए लोगों के, मतलब अगर प्राइस अगर सस्ती रखते मगर उसका उसको टूथपेस्ट में कन्वर्ट कर देते या कोई भी चीज़ ऐसी करी जा सकती थी, जो कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों का दिमाग नहीं बनाया, उस चीज़ों की तरफ वो लेके नहीं आए। अगर वो बनाते तो वो जो है ना अभी भी वैसे ही मार्केट में पेनिट्रेट हो रहा होता। फिर अच्छा, एक और चीज़ ये है कि इसके साथ में एक और आपको एग्जांपल दूंगा बड़ी बेहतरीन सी, कि इससे मिलती जुलती है। अगर हम पिटफॉल्स की अगर हम बात करें तो किसी हद तक मिलती जुलती है, बट ये कि डेंटोनिक की एग्जांपल तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि टाइम के साथ अगर आप इवॉल्व ना करें तो लोग चीज़ों की तरफ नहीं जाते। बट एक रियल लाइफ केस स्टडी है, पाकिस्तान ही की केस स्टडी है, पाकिस्तान ही के ब्रांड की है, कि उन्होंने अपने आप को टाइम के साथ इवॉल्व किया, चेंज किया। बट ऐसा भी होता है कि कुछ ब्रांड जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो और लोग जो उसकी रेसिपी या उसका एक फार्मूला और जो लोगों की दिमाग में जो चीज़ें बैठी हैं वो इतनी ज़्यादा बसी हुई होती हैं कि अगर उसको अगर चेंज कर दें तो भी नुकसान हो जाता है। जैसे लाइफ बॉय है, लाइफ बॉय वाज अ वेरी सक्सेसफुल ब्रांड, स्टिल इज अ सक्सेसफुल ब्रांड। लाइफ बॉय का क्या था, लाइफ बॉय यूनिलीवर एक दुनिया की बहुत बड़ी और पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये ब्रांड था, उनका एक साबुन था। बट लाइफ बॉय वॉज एंटी बैक्टीरियल सोप, जो कि 50 से 60 से जो है लाल रंग का साबुन और उसकी एक ख़ास तरह की एक रस्टिक किस्म की सी स्मेल थी, उसकी वजह से लोग जो है उसको इस्तेमाल करते थे। तो लोगों में उसी हवाले से वो मशहूर था। तो अब हुआ ये कि लाइफ बॉय ने क्या क्या किया, अर्ली 2000 के अंदर यूनिलीवर ने ओवरऑल लाइफ बॉय ब्रांड को जो है ना वो रिवैम्प किया और उसके अंदर जो है ना वो बड़ी उसको लाल साबुन से वाइट साबुन कर दिया और उसके अंदर बड़ी अच्छी डेविड ऑफ की खुशबू जो है वो इस्तेमाल करी और फ्रेगरेंस बहुत ज़बरदस्त कर दी, सब कुछ किया। अब उसके बाद क्या किया, जब मार्केट में लाइफ बॉय वाइट कलर का लाइफ बॉय गोल्ड और लाइफ बॉय जो वो इंट्रोड्यूस कराया, तो लाइफ बॉय चला ही नहीं, पिट गया। उसकी क्या वजह थी, क्योंकि जो लाइफ बॉय की जो एक ख़ास आवाम थी जो लाइफ बॉय लेती थी, उनके दिमाग में वो वही रेड कलर का रस्टिक सी स्मेल वाला और वो लाइफ बॉय जो था वो बसा हुआ था। जब लाइफ बॉय को उन्होंने रीब्रांड किया तो बहुत सारे लोग जो लाइफ बॉय से अपने आप को रिलेट करते थे, वो क्या हुआ, वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा नहीं यार, ये अब ये वो लाइफ बॉय नहीं रहा और इसमें चीज़ें चेंज हो गई हैं या जो भी था, ठीक है। तो ओवरऑल कस्टमर्स ने जो है ना वो बड़ा आप कह लें कि उस रीब्रांडिंग को जो है ना बड़ा नेगेटिवली लिया और उसके बाद दोबारा लाइफ बॉय ने जो है ना वो लाल रंग का साबुन उसी पुरानी सी पैकेजिंग में उसी खुशबू में वो दोबारा लॉन्च किया।
क्योंकि दैट वाज लाइक वेरी मच बिग फेलियर फॉर यूनिलीवर इन पाकिस्तान। यूनिलीवर के लिए एक बहुत बड़ा धचका और बहुत बड़ा नुकसान रहा लाइफ बॉय की जो उनकी रीब्रांडिंग थी। तो ऐसा भी होता है कि रीब्रांडिंग फेल भी हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि जो है ना आप सारी चीज़ें चेंज ही कर दें तो ही अच्छी रहेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू ओपन्स अप कॉस्ट रिडक्शन फॉर राइवल्स। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू जब यानी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो उसमें होता ही है कि जो आपके राइवल्स हैं उनको भी कॉस्ट रिडक्शन करने में या जो कॉस्ट रिड्यूस करने में जो है ना वो हेल्प मिलती है। और ये होता है कि आपके पास जो एडवांटेज था पहले लो कॉस्ट का, अब अगर आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से वो अगर आपके राइवल के पास आ गया तो राइवल भी आपका जो है ना आपका कंपटीशन भी सस्ती चीज़ें बनाने लग जाएगा, तो वो जो आपके पास एडवांटेज था वो जा सकता है लो कॉस्ट का। अब आ जाते हैं डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी। देखें, या तो आप चीज़ें सस्ती करके बेचते हैं जो कि हमने पूरा थॉरली कवर कर लिया, या फिर आप जो है ना डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे होते हैं या कोशिश करते हैं ये शो करते हैं कि जी वी आर डिफरेंट, सस्ती नहीं है, हम सस्ते नहीं है, वी आर डिफरेंट, हम प्रोडक्ट डिफरेंट बना रहे हैं, फीचर्स डिफरेंट दे रहे हैं, एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से रिफाइंड है या मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ के ऊपर या डिफ्रेंसिएशन के ऊपर, फिर डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी के ऊपर आप प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। ये जितने बुटीक्स हैं या जो गारमेंट से रिलेटेड जो लोग बिजनेस करते हैं, बुटीक हो गए या फैशन डिज़ाइनर है, ये डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी पे ही काम कर रहे होते हैं। थोड़ी सी कोई चीज़ डिफरेंट कर दी, मुख्तलिफ कर दी है और वो डिज़ाइन मुख्तलिफ हो जाता है, कॉलर्स डिफरेंट हो जाते हैं, ख़वातीन की जो क्लोथिंग होती है वो डिफ्रेंसिएशन पे काम कर रही होती है। जितने आप लॉन के जो सूट्स जितनी ख़वातीन ले रही होती हैं, लॉन जो बिकता है, नए नए डिज़ाइनर्स डिज़ाइन आते हैं, कपड़ा तो वही सेम होता है, बट क्या होता है हर 6 महीने बाद 3 महीने बाद नए वॉल्यूम आते हैं। क्या होते हैं, व्हाट इज मतलब उसके क्या व्हाट साइंस बिहाइंड दीज और यानी ऑल दीज डिज़ाइंस। क्या होता है कि हर कुछ दिन के बाद जो है ना दे ट्राई टू कम अप विद न्यू डिज़ाइंस, न्यू पैटर्न्स, और ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। अब देखते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। इनकॉर्पोरेट डिफरेंशिएटिंग फीचर्स दैट cause buyer to prefer firm's product और services over brands of rivals। यानी डिफरेंशिएशन के अंदर होता ही है कि आप डिफरेंशिएशन, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट फीचर, डिफरेंट डिज़ाइंस देके क्या करते हैं, आप कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने राइवल्स के ऊपर या अपने कंपटीशन के ऊपर आप कोशिश करते हैं कि आप कंपटीशन से ज़्यादा जो है ना मार्केट कैप्चर करें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दिखा के, अच्छी चीज़ें दिखा के। जैसे मैंने आपको सैमसंग की एग्जांपल दी। फ़ोन्स के अंदर कंपनीज क्या करती हैं कि ज़्यादा मेगापिक्सल है, अच्छा चिपसेट लगा हुआ है, बड़ी स्क्रीन है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर की सक्सेस क्या है, फाइंड वेज टू डिफरेंशिएट दैट क्रिएट वैल्यू फॉर बायर्स एंड आर नॉट इजीली मैच्ड और चीपली कॉपीड बाय राइवल्स। अच्छा, आप कोशिश करते हैं कि डिफरेंशिएशन वाले जो फीचर्स हैं वो आप देखने की कोशिश करते हैं थ्रू मार्केट रिसर्च एंड R&D के थ्रू, डेवलपमेंट के थ्रू, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसको लोग जो हैं वो ज़्यादा अहमियत देते हैं, या अगर अहमियत नहीं दे रहे तो कुछ टाइम बाद अहमियत देने लग जाएंगे और आपका कंपटीशन जो है वो इतनी जल्दी उस चीज़ को, उस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को जो है ना वो इतनी जल्दी कॉपी नहीं कर पाएगा, और फिर वो फीचर्स जो है ना वो आप देने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे एक डिफरेंशिएशन की छोटी सी की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। और ड्यूरिंग कोविड वी स्टार्टेड लाइक हमने एक फास्ट फूड से रिलेटेड जो है ना वो बिजनेस स्टार्ट किया घर से ही, क्योंकि कोविड था, सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस, सारे इंस्टीट्यूशन, सब कुछ बंद था।
और इनिशियली ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो आई थॉट कि घर में बैठे बैठे वी शुड स्टार्ट सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस, ताकि जो है ना कुछ मसरूफियत रहे। तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे इजीली जो है वो यानी फूड पांडा की सर्विसेज आती ही नहीं है, और आती हैं तो बहुत ही कम आती हैं, और एक सर्टेन टाइम के बाद जो है ना वो दोपहर या शाम के बाद तो वो बिल्कुल ही नहीं आते। तो हमने क्या किया, हमने बिजनेस स्टार्ट किया और वहाँ पे फूड का, और उसके अंदर हमने क्या किया, जो वहाँ पे लोकल जो फास्ट फूड के जो चेन थी, जो वो चीज़ें नहीं दे रहे थे, जो वो बिजनेस नहीं दे रहा था, हमने वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई। जैसे फास्ट फूड के अंदर मतलब कोई भी ऐसे आइटम जो वो नहीं रख रहे थे, वो हमने इंट्रोड्यूस कराए। दैट वाज यानी डिफ्रेंशिएटेड सर्विसेज हमने ऑफर करी। फिर उसके साथ साथ हमने क्या किया, हमने फ्री डिलीवरी दी, जो कि फ्री डिलीवरी वो नहीं दे रहे थे। फिर उसके साथ साथ हमने मज़ीद डिफ्रेंशिएशन के हवाले से और क्या किया कि हमने जो है रात को 3 बजे तक जो है वो अपना सर्विस टाइम रखा, यानी इवनिंग से लेके रात 3 बजे तक हमारी डिलीवरीज जो थी वो ओपन थी फूड की, और हम ऑर्डर्स 3 बजे तक लेते थे, और लोगों को जो है ना वो यानी फूड की सर्विसेज जो है ना फास्ट फूड की सर्विसेज दे रहे थे। तो दैट वाज लाइक की सक्सेस फैक्टर फॉर आवर बिजनेस एट दैट टाइम। और स्टिल जो है ना जो जो सर्विसेज या जो यानी फूड के अंदर हम मेन्यू दे रहे थे वो स्टिल अभी तक वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जितनी एक्सटेंडेड हम अपनी सर्विस टाइम दे रहे थे, स्टिल अभी तक कोई भी वहाँ पे नहीं दे रहा, स्टिल इस सोसाइटी में अभी तक कोई भी नहीं दे रहा। तो वही वाली चीज़ के, एक तो हमने जो सर्विसेज दी, जैसे ब्रोस्ट हम लोग दे रहे थे, तो ब्रोस्ट के लिए एक पूरी प्रॉपर जो है यू हैव टू बाय, लाइक पूरा ब्रोस्ट के लिए आपको मशीन जो है वो परचेज करनी पड़ती है। हमें पता था कि जो हमारे राइवल्स हैं ऑल्दो पूरा उन्होंने सेटअप लगाया सब कुछ है, बट अगर ब्रोस्ट की सर्विसेज अगर स्टार्ट करते हैं तो उनको मिनिमम जो है ना वो तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए की मशीन जो है ना फ़ौरन उनको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमने सर्विसिंग टाइमिंग जिस किस्म का रखा होता तो हमें पता था वो सर्विसिंग टाइमिंग जो है वो भी एकदम मैच नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऑल्दो हो सकता है कि बाद में कोई कॉपी करे या उसको टाइम लग जाए, बट फ़ौरन उस चीज़ को जो है ना कॉपी करना या वो सेम फीचर्स देना हमारे राइवल के लिए मुश्किल हो। हमें इस किस्म की डिफ्रेंशिएटेड फीचर्स जो है ना वो हम ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मोबाइल फ़ोन के अंदर या टेक रिलेटेड चीज़ों के ही अंदर हम प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन या सर्विस डिफ्रेंशिएशन लेके आए। मैंने आपको छोटे से बिजनेस की एग्जांपल दी, उसके अंदर भी आप डिफ्रेंशिएशन से जो है ना आप अच्छी मार्केट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। अपना मेन्यू डिफरेंट दे दें आप, जो और लोग ना दे रहे हो, तो वो भी आपके लिए डिफ्रेंशिएशन जो है ना वो अच्छी मार्केट कैप्चर करने के लिए हो सकता है। फिर देखें फिर क्या आता है कि कीप द कॉस्ट ऑफ अचीविंग डिफ्रेंशिएशन बिलो द हायर प्राइस दैट कैन बी चार्ज। अच्छा, कोशिश करें कि जो आपकी प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं हो। जैसे कि अगर आप डिफ्रेंशिएटेड फीचर्स अगर आप दे रहे हैं, आप कुछ चीज़ें मुख्तलिफ दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि लोगों को ये ना लगे यार अगर अलग चीज़ें दे रहे हैं तो भी यार पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा ना हो, लोगों को लगे कि यार ये थोड़ा सा अगर डिफ्रेंशिएटेड फीचर्स हैं या डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है या अलग थोड़ी सी मुझे अगर कोई चीज़ मिल रही है तो थोड़े से पैसे चार्ज कर रहा है बंदा, ठीक है यार चलो दे दो। ऐसा नहीं हो कि यार इसने तो बंदे ने अंधी मचाई हुई है, एक्स्ट्रा फीचर्स दे रहा है तो यार मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे क्या। ठीक है, अब आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ सक्सेसफुल डिफ्रेंशिएशन। क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एक अच्छी डिफ्रेंशिएशन के अंदर, जब आप अच्छी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन दे रहे होते हैं तो a product services with unique appealing attributes allows the firms to command a premium price and or increase unit sales। अच्छा, जब आप डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट आप दे रहे होते हैं तो आप जो है ना एक अच्छी प्राइस ले सकते हैं। ओवर प्राइस ना रखें, मगर ये है कि आप अच्छी प्राइस ले सकते हैं। जिस तरीके से सैमसंग फोल्ड है,
फोल्ड मोबाइल फ़ोन कोई भी नहीं दे रहा, सिर्फ सैमसंग वाले बना रहे हैं अभी। तो सैमसंग प्राइसेस भी उसके अच्छे चार्ज कर रहा है, बट अगर एज कम्पेयर टू अगर आप उसको अगर आप आईफोन से अगर कंपेयर करें, आईफोन 12 या 12 प्रो, तो उस हिसाब से प्राइस उसके बेहतर है। फोल्डिंग स्क्रीन के साथ ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ही आंधी मचाई हुई है, ऑल्दो प्रीमियम प्राइस ले रहे हैं, अच्छा प्राइस ले रहे हैं, बट यूनिक फीचर्स देने के साथ। बट ये है कि प्राइस मार्केट को देखते हुए रखी हुई है। फिर इंक्रीज यूनिट सेल्स, मैंने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जब होता है तो आप मार्केट के अंदर से एक अच्छी सेल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये होता है कि जब आप डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, डिफरेंशिएटेड फीचर्स दे रहे होते हैं, तो वो एक तरह की ब्रांड लॉयल्टी भी क्रिएट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि फिर जो आपका कस्टमर होता है उसके ध्यान में यही होता है कि यार जो मैंने प्रोडक्ट ली है मुख्तलिफ भी है। देखिए हर बंदे को कोशिश होती है, या हर बंदे का दिमाग में होता है कि जी मैं कपड़े अगर पहनूं तो वो मुख्तलिफ हो, मोबाइल रखूं वो मुख्तलिफ हो, घड़ी पहनूं वो मुख्तलिफ हो। तो वो जो जो अलग दिखने वाला एक दिमाग में होता है ना, कलर, गाड़ियों के अंदर कलर के अंदर चीज़ें आती हैं, फिर गाड़ियों का भी होता है, यानी हर चीज़ के अंदर बंदा चाहता है कि मैं मुख्तलिफ या मुनफरिद दिखूं। तो मुख्तलिफ और मुनफरिद वाली अगर चीज़, अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जब आपको वो दे रही होती है, कोई ब्रांड अगर आपको दे रहा होता है ये चीज़, तो आप की लॉयल्टी भी उस ब्रांड के साथ थोड़ी बेहतर हो जाती है, आप उसके रिपीटेड कस्टमर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि यार एकदम ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड अगर मैंने ले लिया तो ये एकदम मार्केट में कचरा नहीं हो जाएगा, कि हो जाएगा, सेलेक्टिव लोग लेंगे, या सेलेक्टिव के साथ साथ ये कि डिफरेंशिएटेड चीज़ें ये बना रहा है। जैसे डेल जो है वो कस्टमाइज जो है वो ऑप्शन दे रहा होता है कि आप अपने लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर्स जो हैं वो कस्टमाइज बना सकते हैं। पूमा है और कंपनीज हैं, ये आपको कस्टमाइज जूते बनाने जो है वो अलाउ कर रहा होता है, कि यानी आप अपने पसंद का डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, लोग वो कहते हैं कि सोचते हैं कि यार मेरे पास जो जूता है ठीक है तो उसी कंपनी का, बट मैं अपनी मर्जी से कलर, चीज़ें सब कुछ सेलेक्ट कर सकता हूँ, यार ज़रा अलग से है ये। तो ये जो है ना, ये इस तरह से भी जो है ना वो लॉयल्टी क्रिएट होती है, और कंपनी जो है वो ज़्यादा कस्टमर को कैप्चर कर पाती है। ये सारी चीज़ें जो है ना, जब ये मतलब ये जब डिफ्रेंसिएशन से जब ये सारे चीज़ें जब आप अचीव कर रहे होते हो, तो ओवरऑल क्या होता है कि आपके पास, आप अपने जो कंपटीशन है या जो आपके राइवल्स हैं उनके ऊपर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल हो जाता है, ठीक है। ब्रांड लॉयल्टी का, सेल्स ज़्यादा बढ़ने का, फिर ये कि आप अच्छी प्राइस ले सकते हैं, इस वजह से आपके पास बजट भी अच्छा हो जाता है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं सस्टेनिंग डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन को किस तरह से आप जो है सस्टेन कर सकते हैं। की टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलवा सकती हैं, या जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। मोस्ट अपीलिंग अप्रोचेस टू डिफ्रेंसिएशन आर दोज, लाइक कौन कौन सी हैं। हार्डेस्ट फॉर राइवल टू मैच और इमिटेट, बहुत सारी जो है ना ऐसी डिफ्रेंसिएशन वाली जो चीज़ें होती हैं जो आपके राइवल्स के लिए जो है ना, मतलब ऐसी चीज़ें जब आप कर रहे होते हैं जो कि आपके राइवल्स के लिए कॉपी करना मुश्किल होती है, तो वो आपको जो है ना वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलवा रही होती है। फिर ऐसे फीचर्स और एट्रीब्यूट्स जब आप ऐड करते हैं जो कि आपके बायर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और अपीलिंग लगे, वो जब आप कर रहे होते हैं तो भी आप बड़ी इजीली जो है वो डिफ्रेंसिएशन, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन के ऊपर जो है ना वो आप जा पाते। जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है ना अब कैमरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। इसके साथ साथ अब मज़ीद और क्या हो रहा है कि कैमरा फ़ोन एडवांस तो होते जा रहे हैं, उसके साथ साथ कैमरा फ़ोन्स के अंदर जो है अब जैसे जो लोग भी व्लॉगिंग करते हैं या जो नॉर्मल
मतलब चलते फिरते अगर मोबाइल फ़ोन से अगर वीडियो रिकॉर्ड अगर कर रहे होते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का भी ट्रेंड आ गया है, तो उसके अंदर या तो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कैमरा परचेज करते हैं, एक्शन कैमरा, जिस तरीके से गोप्रो है, गोप्रोज या DJI ऑस्मो वगैरह के जो डिफरेंट इस तरह के कैमरे हैं वो लेते हैं जिनमें वीडियो स्टेबलाइजेशन होती है, या तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे कैमरा ले रहे होते हैं जो कि तकरीबन 80-80 70-70 हज़ार 80-80 हज़ार रुपए के, या फिर लोग जो है ना अब जो कंपनीज क्या कह रही हैं वो कोशिश कर रही होती हैं, जिस तरीके से चाइनीज़ कंपनीज भी जो हैं अब वो इस किस्म के फ़ोन बना रही हैं कि जिनके अंदर वीडियो स्टेबलाइजेशन काफ़ी हद तक बेहतर है। अभी रिसेंटली आई गेस वीवो है, एक कंपनी का, उसका जो है वो ऐड देखना हुआ, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि जैसे मोबाइल फ़ोन से जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो या तो आइदर यू हैव टू यूज़ गिम्बल, और या वीडियो स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी हो, या आप फिर गिम्बल स्टेबलाइजेशन अच्छी होने के बावजूद भी आप गिम्बल यूज़ करते हैं, जो कि कैमरा में या मोबाइल फ़ोन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए, डिफरेंट शॉट्स लेने के लिए। तो उन्होंने बाकायदा अपने कैमरे के उस फीचर को हाईलाइट किया है कि जितना स्टेबल आप गिम्बल के अंदर चीज़ें, गिम्बल के थ्रू आप पूरे फुटेजेस आप स्टेबल रिकॉर्ड करते हैं, उतनी ही स्टेबल फुटेज आप इस डायरेक्टली इस मोबाइल फ़ोन से भी आप ले सकते हैं। उन्होंने बाकायदा जो है ना जो ट्रेल मोटरसाइकिल्स होती हैं, जो ऑफ रोडर मोटरसाइकिल्स होती हैं, उसके ऊपर वो वीडियो फुटेजेस बनाई हुई हैं और उसकी वीडियो और दिखाया हुआ है कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा स्टेबल जो है वो वीडियो फुटेज जो है वो बन रही है, और वो वीडियो कितनी ज़्यादा स्टेबल है। तो आजकल इस किस्म के फीचर जो है वो बहुत ज़्यादा इन है, तो इस जी तो इस तरह के फीचर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा आजकल इन है। तो इस तरह की फीचर्स के ऊपर जो भी मोबाइल फ़ोन कंपनी इन इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करते हुए अगर मतलब ये अपने फ़ोन अगर बनाती है तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपीलिंग रहेंगे, और लोग बहुत जल्दी इस तरह के मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ एक पॉजिटिव लोगों का रिस्पांस रहेगा टुवर्ड्स देयर सेल्स। अच्छा, बेस्ट चॉइस टू गेन अ लॉन्गर लास्टिंग मोर प्रॉफिटेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं? न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन को, बिल्कुल नया प्रोडक्ट ले आए, नई इनोवेशन ले आए, जिस तरीके से किसी ज़माने में फ़ोन्स के अंदर कैमरा आ गए थे, या मोबाइल फ़ोन इटसेल्फ इट वाज एन इनोवेशन, या कोई नई चीज़ आती है जैसे टाइपराइटर ख़त्म करके डिजिटल टाइपराइटर आए थे, या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो नई प्रोडक्ट इनोवेशन आप लेके आते, जैसे किसी ज़माने में पहले वीडियो फुटेजेस की अगर हम बात करें, इसी को ही अगर लेते हुए अगर हम कंटिन्यू करें, तो वीडियो फुटेजेस पहले जो बनती थी वो या तो नॉर्मल गाड़ियों के अंदर बन रही होती थी, या गाड़ियों के ज़रिए, या मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए वीडियो फुटेजेस ली जाती थी। अब आपने देखा होगा ड्रोन जो है, ड्रोन पहले हेलीकॉप्टर्स होते थे, नॉर्मली हेलीकॉप्टर होते थे, बाद में फिर ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी आई उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ओवरऑल ड्रोन इतने छोटे हो गए, इतने कॉम्पैक्ट हो गए, और उसके ज़रिए अब आपने देखा होगा कि अक्सर जो लोग वीडियो फुटेजेस बना रहे होते, इवन बड़ी बड़ी जो प्रोडक्शन टीम्स हैं, जिस तरीके से आई यूज टू लाइक मतलब सी टॉप गियर अलॉट, टॉप गियर BBC का एक बड़ा मशहूर कार शो था, जो कि दुनिया का आज तक सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला और हिट तरीन कोई भी फैक्चुअल शो रहा है दुनिया का। 3 प्रेजेंटर्स को प्रेजेंट करते थे, जेम्स में जेमी क्लार्कसन और हेमंड, रिचर्ड हेमंड। देन फिर ये इन्होंने जो है वो BBC चैनल स्विच किया, तो उसमें पहले क्या होता था कि जितनी गाड़ियों की फुटेजेस वगैरह और जो डिफरेंट एंगल से जो स्पोर्ट्स कार्स हैं, तो जितनी भी गाड़ियों की जो फुटेजेस वगैरह बनती थी, जो गाड़ियों की जो वीडियो शूट्स होती थी, रिकॉर्डिंग होती थी, तो वो नॉर्मली रिकॉर्ड हो रही होती थी। मैं अर्ली 90s से ये प्रोग्राम देख रहा हूँ, और 90s से लेके आई गेस 2015 तक ये प्रोग्राम बिल्कुल अभी भी ऑन एयर होता है, बट एक सर्टेन टीम के साथ वो आता था। तो अब उसमें क्या होता था, उसमें जो फुटेजेस वगैरह है वो टोटल जो है ना वो हेलीकॉप्टर के थ्रू ली जा रही होती थी, क्योंकि स्पोर्ट्स कार उस वक्त
6-6 करोड़ 5-5 करोड़ इतनी महंगी महंगी गाड़ियों के वो रिव्यूज ले रहे होते, तो ऑब्वियस सी बात है उनका क्रू भी उसी तरह का था। बाकायदा हेलीकॉप्टर के ऊपर जो है ना वो वीडियो फुटेजेस रिकॉर्ड होती थी डिफरेंट एंगल से। बट जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ और उनकी वीडियोग्राफी इतनी कोई बेहतरीन थी जिसकी कोई हद नहीं। अगर आप लोगों का देखना हो तो आप लोग जाके यूट्यूब पे देखिएगा ओल्ड जो है टॉप गियर के प्रोग्राम, और बाद बाद में भी ना उसमें बाकायदा वो लोग जो है ना वो हेलीकॉप्टर्स यूज करते थे पूरी फुटेजेस के लिए। अब क्या है, अब अगर आप देखें तो अब आपको जो है ना पाकिस्तान के यूट्यूबर्स भी आपको जो है ना जो गाड़ियों के ऊपर रिव्यू दे रहे हैं उनकी फुटेजेस जो है ना थोड़ी सी उनसे बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली तो सेम नहीं कहूँगा मगर काफ़ी हद तक उनसे मिलती जुलती जो है ना डिफरेंट जो है ना सिनेमैटिक व्यूज़ जो है गाड़ियों के, या गाड़ियों को डिफरेंट एंगल से की रिकॉर्डिंग जो है ना वो आपको मिलेगी। किस तरीके से, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी जो है वो न्यू इनोवेशन रही, प्रोडक्ट इनोवेशन रही। अब आप जो है ना एक जो अच्छे कैमरे के साथ जो है ना ड्रोन तकरीबन 1.5 लाख से 1.5 से 2 लाख तक में ख़रीद लेते हैं, और वैसे जितने पैसे डालें तो महंगे से महंगे मिल जाते हैं। बट यानी इस प्राइस पे भी आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ना यानी बहुत प्रोफेशनल क्वालिटी वाले जो है ना ये चीज़ें मिल जाती हैं, ड्रोन्स मिल जाते हैं। तो यानी न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन के साथ भी आप जो है ना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बड़ी अच्छी तरीके से और बड़े लंबे अरसे तक के लिए सस्टेन कर सकते हैं। फिर टेक्निकल सुपीरियोरिटी, अगर आपके पास टेक्निकल सुपीरियोरिटी है जो कि आपके राइवल्स नहीं दे रहे, अच्छी कस्टमर सपोर्ट अगर आप दे रहे हैं, अच्छी लाइक फ़ोन्स की अगर मैं बात करूं तो सर्विसेज के अंदर अगर कोई ऐसी मोबाइल फ़ोन कंपनी जिसका नेटवर्क कवरेज बहुत अच्छा हो, जिसकी इंटरनेट की कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी हो, कराची के अलावा कोई अगर ट्रेवल करता है रूरल एरिया में, इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब, KPK या डिफरेंट जगहों पे, तो जिस नेटवर्क की रीच बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी बिकॉज ऑफ देयर टेक्निकल सुपीरियोरिटी, तो उसको भी जो है ना टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा या मिलेगा। फिर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी और रिलायबिलिटी अगर किसी प्रोडक्ट की हो तो भी आप सस्टेन मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो हासिल कर सकते हैं और बड़े लंबे अरसे तक के लिए कर सकते हैं। अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ टोयोटा की डिफरेंट गाड़ियों की, डिफरेंट ब्रांड्स की। दुनिया में टोयोटा नंबर 1 क्यों है? टोयोटा की करोला दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी और रिलायबिलिटी। दुनिया में रिलायबल गाड़ियों की जब भी कहीं बात होती है तो टोयोटा का नाम सबसे पहले होता है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमर सर्विसेज, अगर आप अच्छी कस्टमर सर्विसेज देते हैं तो भी ये आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाने में हेल्पफुल रहती है। फिर यूनिक कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़, कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ हों जो आपके राइवल्स के पास ना हो, वो भी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलवाती हैं। फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन थीम्स। डिफ्रेंसिएशन की कौन कौन सी या कौन कौन सी टाइप हो सकती है, कौन कौन सी थीम हो सकती हैं? यूनिक टेस्ट, या तो आपका बिल्कुल टेस्ट, जैसे ये डिफरेंट ब्रांड के हवाले से ये एग्जांपल है। जैसे यूनिक टेस्ट, डॉक्टर पेपर जो है एक सॉफ्ट ड्रिंक है। अगर आप लोगों का में से किसी का अगर यानी US से अगर कनाडा अगर आपको ट्रैवल करना हुआ हो तो आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर पेपर एक बड़ा डिफरेंट किस्म की जो है ना एक कोल्ड ड्रिंक है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पेप्सी है, कोक है और डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इसी तरीके से डॉक्टर पेपर बिल्कुल मशहूर ही दुनिया में तो खैर मैं नहीं कहूँगा, यानी नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका में, कनाडा में, जिन जिन कंट्रीज़ में ये अवेलेबल है वहाँ पे ये मशहूर ही अपने मुनफरिद टेस्ट की वजह से। फिर दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, मल्टीपल फीचर्स, बहुत ज़्यादा फीचर्स जो है वो भी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिला रहा होता है डिफरेंशिएशन के अंदर। जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये जिस तरह के फीचर्स दे रहा होता है या जो इनकी डिफरेंट सर्विसिंग ऑफरिंग है, वो कोई भी मार्केट में ऑफिस सूट रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं देता। फिर वाइड सिलेक्शन एंड वन स्टॉप शॉपिंग, बहुत सारी चीज़ें
जो है ना लोगों के पास ऑप्शन हो किसी एक जगह पे, और यानी वन स्टॉप सोल्यूशन आप कह सकते हैं, वन स्टॉप शॉपिंग कह सकते हैं। इसमें आप जो है वो अमेज़ॉन जो है उसको भी लेके आ सकते हैं, या पाकिस्तान में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मॉडर्न ट्रेड स्टोर कारफोर है आपका, जो कि हाइपर था, अब कारफोर हो गया। कारफोर के अंदर कितना मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाती हैं। यानी आपने अगर एलसीडी लेनी हो, कोई आपने कोई मोबाइल फ़ोन लेना हो, या आपने आटा दाल चावल चीनी लेना हो, इवन कपड़े लेने हो तो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। लोकल में आपके पास इम्तियाज़ एक बड़ी इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। फिर सुपीरियर सर्विसेज की अगर आप बात करें तो फेडेक्स की एग्जांपल है। फिर फेडेक्स के अलावा आप पाकिस्तान के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड की। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक्सेप्शनल सुपीरियर सर्विसेज हैं, जिनके जो लोग बैंकिंग हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग की सर्विसेज सब इस्तेमाल करते हैं, मगर जिन जिन को एक्सपीरियंस रहा होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड में अकाउंट मेंटेन करने का, उनको पता है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और स्पेशली जो लोग इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं या इंटरनेट के डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर अगर वो काम कर रहे हो तो उनको तो बड़ी अच्छी तरीके से पता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है ना वो बेहतरीन है। फिर स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, लाइक स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको दिलाता है। जैसे कि पाकिस्तान में सुजुकी क्यों कामयाब है, टोयोटा क्यों कामयाब है, आपको जो है ना किसी गांव के गली कूचे के कॉर्नर की स्पेयर पार्ट्स की शॉप पे भी जो है ना आपको करोला का या मेहरान का पार्ट जो है वो, ये सुजुकी की अक्सर गाड़ियों का पार्ट जो है ना वो आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कैटरपिलर की, इंटरनेशनल वो है। तो इंटरनेशनल ब्रांड्स में अगर जैसे एस्केवेशन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जितनी जितनी बड़ी आप अर्थ मूविंग इक्विपमेंट तो नहीं, यानी जितनी भी रोड्स बनाने वाले या जो हैवी मशीनरी होती है ये नॉर्मली कैटरपिलर की होती है, और कंपनीज भी बनाती हैं जैसे सोमेटोमा, इवन सैमसंग और डिफरेंट का ऑर्गेनाइज डिफरेंट कंपनीज भी बनाती हैं। बट कैटरपिलर इस वजह से मशहूर है क्योंकि एक्सकेवेशन की जितनी भी चीज़ें हैं या जो बड़ी हैवी मशीनरी है उसके स्पेयर पार्ट्स कैटरपिलर के बड़ी इजीली अवेलेबल होते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। फिर इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस, अगर आपकी डिज़ाइन बहुत बेहतरीन है, परफॉर्मेंस वाइज आप बहुत बेहतरीन है, एग्जूबरेंट सॉर्ट ऑफ अगर आप कार्स अगर आप बना रहे हैं तो भी आपको जो है, या किसी भी कैटेगरी के अंदर ये चीज़ें अगर आप फॉलो अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसमें भी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है और मिलता है। जैसे मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू का स्लोगन ही अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन है, और मर्सिडीज का तो आप सभी को ही पता है। फिर प्रेस्टीज की अगर बात करें तो प्रेस्टीज भी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाता है कि यानी महंगी या महंगी चीज़ और प्रेस्टीजियस चीज़ हो, कीमती के हवाले से अगर बात करें तो रोलेक्स रोलेक्स बहुत कीमती या अच्छी महंगी घड़ियां बनाते हैं, तो वो भी एक जो है ना एक आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाने में कामयाबी रहता है इस तरह का स्लोगन। फिर प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, जॉनसन एंड जॉनसन, दुनिया में जॉनसन के प्रोडक्ट जो हैं वो बेहतरीन और ऑथेंटिक समझे जाते हैं। इस जॉनसन एंड जॉनसन इतना रिलायबल और इतना बेहतरीन बेहतरीन ब्रांड है कि अगर जॉनसन एंड जॉनसन की कंपनी के अंदर अगर कोई उनकी प्रोडक्शन के अंदर कोई चीज़ अगर थोड़ी सी भी इंफीरियर अगर हो जाती है तो वो होता ही है कि पूरे पूरे शेल्फ से जो है ना वो प्रोडक्ट वापस मंगाते हैं और दोबारा से यानी बेचा हुआ माल भी जो है ना वो वापस मंगा के डिस्कार्ड कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। ये इसका एक बड़ा मशहूर जो है ना ये जॉनसन एंड जॉनसन का एक रहा है कि इनकी कुछ लॉट में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। पाकिस्तान में तो होता नहीं जी, खराब हो गई कोई मसला नहीं यार, भेज दी हमने तो भेज दी, खराब निकली हम क्या करें। बट जॉनसन एंड जॉनसन इस चीज़ को इतना सीरियसली लेते हैं प्रोडक्ट रिलायबिलिटी को या अपनी इस किस्म की सर्विसेज को कि इनकी बिकी हुई चीज़ उन्होंने वापस ली और वापस लेने के बाद डिस्कार्ड कर दी। और वैसे भी आप लोग देख रहे होंगे कि
जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के लिए जो पैदा हुए होते हैं या बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं या 1 साल 2 साल 3 साल, उनकी स्किन सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो जहाँ कहीं पे भी हमारे बड़े छोटे जो भी छोटे बच्चों के लिए जब प्रोडक्ट्स खरीद रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा सबसे पहली जो चॉइस होती है वो होती है जॉनसन्स एंड जॉनसन्स की। बच्चों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता और जब चीज़ें ले रहे होते हैं तो मोस्टली जॉनसन्स एंड जॉनसन्स की ही चीज़ें ली जा रही होती हैं। जॉनसन्स बेबी पाउडर है, सोप है, या डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो क्यों ली जा रही होती है, क्योंकि हमारी अम्माओं को, हमारी दादियों को या हमें मतलब हमें भरोसा होता है कि यार ये जो चीज़ लेंगे ना बच्चे की स्किन खराब नहीं होगी, बच्चे की ये जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, यानी बच्चों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेफ है बच्चे के लिए। ठीक है, फिर उसके साथ आ जाते हैं क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपकी प्रोडक्ट की जो है वो क्वालिटी बहुत, फिर आ जाते हैं क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग अगर आपकी है, क्वालिटी के ऊपर अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और आप क्वालिटी की वजह से ही जाने जाते हैं, तो भी वो आपके लिए जो है ना कॉम्पिटिटिव एज हासिल करने का या कॉम्पिटिटिव एज जो है अपने राइवल्स के ऊपर बनाने का, वो जो है ना आपको मदद मिलती है अच्छी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी की वजह से। इसमें भी अगर आप देखें तो टोयोटा फिट बैठता है, टोयोटा की एग्जांपल है। दूसरा मिचेलिन, मिचेलिन दुनिया में बेहतरीन टायर्स बनाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जैसे हम सब टायर्स लेते हैं गाड़ियों के, बाइक्स के, बट अगर आपका इत्तेफाक हो तो आप पूछ के देखिएगा कि मिचेलिन का टायर जो है वो सबसे महंगा मिलता है पाकिस्तान में, क्या तकरीबन दुनिया में महंगा मिलता है। और महंगा के साथ साथ अगर अफोर्डेबल भी है, अगर सही पैसे भी हो, तो भी उसकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन होती है कि आप नॉर्मल इवन ब्रिजस्टोन का टायर भी अगर आप यूज़ करें और गाड़ी को यूज़ करें बम्पी रोड के ऊपर, और आप मिचेलिन का टायर भी यूज़ करके देखें, आपको रोड के ऊपर बम्प्स और वो जो गड्ढे गुड्ढे वो आपको पता ही नहीं चलेंगे। यानी इवन जैसे कराची का तो अभी हाल बिल्कुल उजड़ा हुआ है, जगह जगह गड्ढे, और आप एक जगह से दूसरी जगह जाए तो आप बोलेंगे यार मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं। तो वो अगर मतलब अगर आप वही टायर आप यूज़ करके देखें ना, आपको बहुत ज़्यादा अपनी गाड़ी के अंदर आपको फ़र्क नज़र आएगा। फिर आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। अगर आपके पास टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है, आप नई नई टेक्नोलॉजी रैपिडली इंट्रोड्यूस करते हैं, चीज़ें नई नई लेके आते हैं, इन प्रोडक्ट इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आप फ़ौरन लाते हैं और इंस्टॉल करते हैं, तो वो भी आपको जो है ना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। जिस तरीके से 3M कॉरपोरेशन, 3M कॉरपोरेशन आप लोगों में से जिनको पता हो, अगर थोड़ा बहुत भी अगर होगा, तो 3M कॉरपोरेशन मल्टीपल चीज़ें बनाते हैं, जिसमें जैसे हमारे पास स्कॉच ब्राइट है, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं उनके पास, और टेप्स भी हैं जो हम मास्किंग टेप्स हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें जो हम देख रहे होते हैं। 3M की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है अलग अलग कैटेगरी में। और दूसरा ये कि वो हर कुछ अरसे बाद नई चीज़ों में, एक नई इंडस्ट्री में भी आ जाते हैं, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। जिस तरीके से आप ये जितनी भी गाड़ियाँ जो हैं इनके फ़ौरन कलर चेंज हुए हुए देखते हैं, या जो रैप हुई हुई देखते हैं, गाड़ियों के ऊपर रैपिंग होती है। नई गाड़ी आपने देखा होगा, लोग नई गाड़ी लेते हैं और अगले ही दिन जो है उसका कलर चेंज हुआ होता है। ऐसा नहीं है, वो कलर चेंज नहीं करते, वो गाड़ी को रैप कर देते हैं। ये रैपिंग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर और पहली रैपिंग जो है ये 3M ने इंट्रोड्यूस कराई। फिर उसके अलावा बहुत सारी जो है हमारे जो वॉलपेपर्स हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, सबसे बेहतरीन घरों की जो वॉलपेपर्स हैं वो भी 3M की आती है। और बहुत सारी मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं आपको मतलब बता भी नहीं सकता, इतना बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है 3M का। फिर उसके बाद टॉप ऑफ लाइन इमेज, यानी आपका जो है ना एक अपनी कैटेगरी के अंदर जो है ना आपका एक पूरा एक इमेज बन गया हो रिगार्डिंग जो है ना योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। जिस तरीके से स्टारबक है, फिर लॉल्फ लॉल्फ फिर उसके बाद रॉल्फ लॉरेन है,
फिर शनैल है, जैसे शनैल की जो भी चीज़ें हैं, चाहे उसकी फ्रेगरेंस हो, चाहे उसकी यानी बैग्स हो, या बहुत सारी जो जो भी वो चीज़ें बनाते हैं, बट एक उनका एक इमेज बना हुआ है। शनैल का बना हुआ है, रॉल्फ लॉरेन का बना हुआ है, इसके अलावा एक आध और ब्रांड वर्साचे का एक बना हुआ है, एक पूरा एक इमेज प्रेस्टीज का बना हुआ है, एक पूरा फैशन, एक आप कह लें एक फैशन स्टेटमेंट है। वर्साचे हो गया, शनैल हो गया। फिर स्टारबक का एक, स्टारबक एक्सपेंसिव नहीं है, बट स्टारबक का कॉफ़ी के अंदर और नाश्ते के अंदर, ब्रेकफास्ट के अंदर जो है ना, या एक कॉफ़ी से रिलेटेड, और एक पूरा एक पूरी आप कह लें जहाँ जहाँ पे स्टारबक है उनका एक स्पेसिफिक एक इमेज है, एक उनका पर्सोना है, और वो उसी से ही पहचाने जाते हैं, और वही उसका उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ठीक है।